हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का सॉल्व पेपर विद फुल एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। सो स्टार्ट करते हैं। आपका ये पार्ट 1 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following digital dashboard is an integral part of overall पोषण 2.0 अभियान। निम्न में से कौन सा डिजिटल डैशबोर्ड समग्र पोषण 2.0 अभियान का एक अभिन्न अंग है। अब आपका पोषण अभियान है 2.0, इसके ये किसके थ्रू आपका डिजिटली ट्रैक हो रहा है। जैसे आपका एप्स बहुत सारी होती हैं, तो किस ऐप के थ्रू ये डिजिटली इसको देखा जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये आपका पोषण 2.0 लॉन्च हुआ था फरवरी 2021 में बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ये आपका फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें क्या है, ये किसको फोकस कर रहा है, आपका चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर को, एडोलसेंट गर्ल्स को, प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग वुमेन को, इनको ये कवर कर रहा है। इसमें आपका देखा जा रहा है कि फूड डाइवर्सिटी, फूड फोर्टिफिकेशन, मिलेट्स, इन सब का यूजेस देखा जा रहा है। तो अब इसको डिजिटली कैसे ट्रैक हो रहा है, तो पोषण ट्रैकर के द्वारा ये ट्रैक हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पोषण ट्रैकर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, आंसर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone is not a counter regulatory hormone of insulin। अब इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को मैनेज करता है बॉडी में ना, डायबिटीज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में आपका इंक्रीज कर जाता है, तो उसको कौन रेगुलेट करता है, इंसुलिन। अब सपोज ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। दोनों ही हमको होम्योस्टेसिस चाहिए, बैलेंस चाहिए, ना हमारा ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो ना हमारा ग्लूकोज का लेवल कम हो, हमें दोनों बैलेंस चाहिए। तो जब ज़्यादा हो रहा है हमारा ग्लूकोज का लेवल, उसको कौन मैनेज कर रहा है, इंसुलिन। अब सपोज जब हमारा ग्लूकोज का लेवल कम हो जा रहा है, तो कौन मैनेज करेगा, वो भी तो मैनेज करेगा ना। तो उसके अगेंस्ट में हार्मोन, इंसुलिन के अगेंस्ट में हार्मोन्स काम करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट हार्मोन। तो इंसुलिन के एंटागोनिस्ट वो काम करते हैं, उसके अपोजिट काम करेंगे वो। तो उसमें आपके कौन से आ गए, द काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, ग्लूकेगॉन, एड्रेनलिन, या फिर इसी को एपिनेफ्रिन बोलते हैं, कॉर्टिसोल एंड ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये आपके काम किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, इंसुलिन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। जब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, मींस कि आपका ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो रहा है, तो ये हार्मोन्स अपना काम करेंगे। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन काम करेगा। तो इंसुलिन के अगेंस्ट में कौन काम कर रहा है, ये चारों हार्मोन्स आपके इंसुलिन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो ग्लूकेगॉन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल एंड इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन को ही आप बोल रहे हैं क्या, एड्रेनलिन। ठीक है, जब शॉक की कंडीशन होती है तो उसमें ये रिलीज होता है एपिनेफ्रिन। These hormones have insulin antagonist effect both in the liver and the peripheral tissues. Clear? तो आपका क्वेश्चन क्या है, which of the following hormone is not a counter regulatory hormone of insulin। निम्न में से कौन सा हार्मोन इंसुलिन का प्रति नियामक हार्मोन नहीं है। मतलब कौन इंसुलिन के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहा है। क्लियर? तो अभी हमने पढ़ा, ग्लूकेगॉन कर रहा है, कॉर्टिसोल कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन कर रहा है। ये एंटी डायोरेटिक हार्मोन, ये क्या है, ADH बोलते हैं, इसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। कई बार आपको वेसोप्रेसिन लिखकर भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये इंसुलिन के जैसे वर्क करता है, मतलब एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंसुलिन के साथ में ये काम कर रहा है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक मतलब क्या, यूरिन की हमारे सेक्रेशन को कम कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा इंसुलिन एक आपका हो गया इंसुलिन इंडिपेंडेंस, तो इसमें क्या होता है आपका ये हार्मोन उसमें काम करता है आपका। नेक्स्ट, तो क्लियर, इसका आंसर क्या हो गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट, which of the following derivatives of chlorophyll is stable during canning and the green color is retained? डिब्बाबंदी के दौरान निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का व्युत्पन्न है जिसमें हरा रंग प्रतिधारित रहता है? अब जब आपका कैनिंग की प्रोसीजर हो रही है तो जो आपको ग्रीन कलर मेंटेन है फूड का, वो किस क्लोरोफिल का कौन सा डेरिवेटिव है? वो फियोफाइटेन, पायरोफियोफाइटेन, क्लोरोफिलाइट्स, क्लोरोफिल ए. तो ये आपका क्या होता है? क्लोरोफिलाइट्स की वजह से ग्रीन कलर होता है. तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. क्लोरोफिलाइट्स इज नोन एज ग्रीन क्लोरोफिल डेरिवेटिव. इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रीन क्लोरोफिल डेरिवेटिव भी बोलते हैं. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिलाइट इज डिजायरेबल टू प्रिजर्व द ग्रीन कलर इन कैन्ड वेजिटेबल्स. तो जो आपकी ग्रीन कलर प्रिजर्व रहता है, मेंटेन रहता है, वो इसी की वजह से रहता है. अब इसमें क्या है? क्लोरोफिल से आपका फाइटोल रिलीज हुआ तो ये क्लोरोफिलाइट बना. ठीक है. बट इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. तो अगर आपसे मेटल की बात करते हैं कि कौन से मेटल के प्रेजेंस में होता है ग्रीन कलर, तो अगर मेटल आता है, कोई एलिमेंट आता है, तो आप मैग्नीशियम करेंगे. क्लियर? सो आंसर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट, Who are the beneficiaries of WIFS program? ठीक है. तो WIFS प्रोग्राम क्या है? पहले हम इसको देख लेते हैं. इसका फुल फॉर्म क्या है? वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. अब आपको कुछ समझ में आया होगा. ये वीकली WIFS, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, इसको शॉर्ट में हम WIFS बोलेंगे. इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. विजिबल नहीं था इसलिए मेरे को इमेज हटानी पड़ी, वरना कोई स्लाइड विजिबल नहीं है आपको. लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था. इसमें अब किस पॉपुलेशन को हम कवर कर रहे हैं? एडोल्सेंट पॉपुलेशन को हम कवर कर रहे हैं 10 to 19 ईयर्स के लिए, टू प्रिवेंट एनीमिया. क्योंकि आयरन और फोलिक एसिड है तो आप समझ गए होंगे कि एनीमिया की बात हो रही है. तो इसके जो टारगेट पॉपुलेशन है वो स्कूल गोइंग एडोल्सेंट गर्ल्स एंड बॉयज हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. और आउट ऑफ द स्कूल एडोल्सेंट गर्ल्स और बॉयज स्कूल गोइंग है, और जो स्कूल से निकल चुकी हैं गर्ल्स, एडोल्सेंट गर्ल, वो भी इसमें कवर हो रही हैं. तो स्कूल गोइंग बॉयज, गर्ल्स एंड आउट ऑफ द स्कूल एडोल्सेंट गर्ल्स, ये इसका पॉपुलेशन हो गई, टारगेट पॉपुलेशन. देन इसमें हम क्या इंटरवेंट कर रहे हैं? 100 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 mg फोलिक एसिड. तो एग्जाम में अभी तो आपसे ये पूछा है कि कौन सी पॉपुलेशन है, टारगेट ग्रुप क्या है. अब आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि कितना आप आयरन दे रहे हो, कितना फोलिक एसिड दे रहे हो. तो 100 mg आपके एलिमेंटल आयरन हो गए, 500 mg फोलिक एसिड कवर कर रहा है. एंड इसके अलावा ये बायएनुअल डी वॉर्मिंग के लिए अल्बेंडाजोल भी देते हैं 400 mg. तो अब आपसे Who are the beneficiaries of WIFS program? कौन इसके लाभार्थी हैं? तो स्कूल गोइंग एडोल्सेंट गर्ल्स एंड बॉयज एंड आउट ऑफ द स्कूल एडोल्सेंट गर्ल्स, विद्यालय जाने वाली किशोर लड़कियां और लड़कियों, विद्यालय के बाहर की किशोर लड़कियां. क्लियर? तो आपका आंसर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट, आप मेरे चैनल को लाइक भी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following is a new logo introduced by FSSAI in September 2021 for vegan foods? अब वेगन फूड्स के लिए 2021 में FSSAI पता ही है आपको, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो इसने 2021 में वेगन फूड के लिए एक लोगो लॉन्च किया था. अब आपका वेगन और वेजिटेरियन में क्या डिफरेंस है? तो वेजिटेरियन डाइट आपको पता ही है, हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क ऐड करते हैं. इसमें आपका नॉन वेज फूड प्रोडक्ट्स ऐड नहीं होते हैं. बट वेगन डाइट में आपका ओनली प्योर वेजिटेरियन है. इसमें आपका कोई भी एनिमल सोर्स नहीं, यहाँ तक कि इवन मिल्क भी नहीं होगा. तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक नया लोगो लॉन्च किया है. इसमें क्या होता है, मैं टाइम को सेव करने के लिए सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, टाइम बहुत वेस्ट होता है. अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है,
हार्डली अपने पास 1 मंथ है तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। तो ये आपका वेगन फूड का लोगो है, वी शेप बना हुआ है स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर का बॉर्डर आपका ग्रीन कलर का हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट बना, नीचे वेगन लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका वेगन फूड का लोगो हो गया। देन जो नॉन वेजिटेरियन आपका सिंबल था, पुराना वाला आपका ऐसा सिंबल था, नया सिंबल आ गया है ट्राइंगल शेप में, बस ये जो आपका सर्कल था उसकी जगह ये ट्राइंगल शेप आ गया है। क्लियर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। वेजिटेरियन सिंबल आपका ये है, और जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फूड नहीं, जैसे लाइक आपका आपने बहुत बार देखा होगा ना, वो जो आपका आता है मिर्च रेड वाला, कश्मीरी लाल मिर्च जो डालते हैं रेड कलर के लिए, तो वो उसके जगह बहुत से लोग रोली पाउडर यूज़ करते हैं रेड कलर के लिए, तो उसमें ये सिंबल बना है कि वो पूजा के लिए है, आपका पूजा सामग्री है, वो आपको फूड प्रोडक्ट में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये सब जो आपके फूड ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है तो उसमें ऐसे ये साइन बना रहेगा। तो ये ओल्ड आपका सिंबल है नॉन वेजिटेरियन का, ये न्यू सिंबल है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सिंबल भी देख लेते हैं। ये वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, डायबिटिक फ्रेंडली का ये सिंबल है आपका सर्कल ब्लू कलर में, प्री पैक्ड फूड कंटेनिंग एग, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड, वेगन फूड अभी हमने देखा, एग मार्क, ISSI, FSSAI 45 का ये है, इरिटेटेड फूड का ये है, ठीक है, नॉन कंजम्पशन का ISO, FPO, BIS, इको मार्क, इको फ्रेंडली जो है, ठीक है। तो ये कुछ मार्क्स आपके हैं। अब इसका हम देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है, अ ग्रीन कलर फिल्ड सर्कल इनसाइड अ स्क्वायर विद ग्रीन आउटलाइन, तो ये तो आपने देख ही लिया। ये किसका है, आपका वेजिटेरियन का हो गया। ब्राउन कलर ट्राइंगल ये आपने देख लिया, नॉन वेजिटेरियन वाला हो गया। ग्रीन कलर वी inscribed in a middle of a square box with a small plant on a top of it and vegan written at the bottom, तो यही वाला भी हमने देखा। सी, एक वर्गाकार बॉक्स के मध्य में वी बना हुआ है हरे रंग का और पौधा है ऊपर और वेगन नीचे लिखा हुआ है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए और भी पेपर जल्दी सॉल्व करवाऊंगी, और जो भी आपको टॉपिक्स कवर करने हैं वो भी प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब्स भी मेरे नहीं हो रहे हैं, वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी करो प्लीज़। एज पर द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस 2020, what is the requirement of vitamin C for locating women in the period of 1 to first 6 months of lactation? भारतीय हेतु पोषण आवश्यकता 2020 RDA के अनुसार प्रथम 6 माह के स्तनपान काल में स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए विटामिन सी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आपका पूछा गया है कि जो आपका फर्स्ट 6 मंथ है उसमें लैक्टेशन का कितना, लैक्टेशन पीरियड में विटामिन सी की क्या रिक्वायरमेंट है। अभी आपका RDA का टेबल हो गया। अभी RDA टेबल तो आपको धीमे धीमे लर्न ही करनी पड़ेगी जैसे जैसे क्वेश्चन आए। तो अब यहाँ पे हम विटामिन सी पूरा लर्न कर लेते हैं। ठीक है, मेन में कितना है 80 mg, फीमेल में कितना है 65 mg, मेल में 80, फीमेल में 65, प्रेग्नेंट वुमेन में +15, तीनों ट्राइमेस्टर में आपके +15 है। ठीक है, तो इस 65 में आप +15 करोगे तो कितना हो गया 75, 5, 80। ठीक है, 80 mg आपका हो गया प्रेगनेंसी में, एंड लैक्टेशन पीरियड में भी आपका +50 है, तो इस 65 में आप +50 करोगे। ठीक है, 50 100 और 15 115, तो आपका 115 हो गया। ये 115 mg क्या हो गया लैक्टेशन पीरियड में। तो पूरे पीरियड के टाइम पर आपका +50 है लैक्टेशन पीरियड में, चाहे फर्स्ट 6 मंथ हो चाहे लास्ट के 6 मंथ्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे 115 mg, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कीप फूड वार्म ओवर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, भोज पदार्थ को लंबी अवधि तक गर्म रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये हमने पढ़ा ही हुआ है ना, बेन मैरी। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आपने ऐसे देखा होंगे पार्टीज फंक्शन में
ना, इंडस्ट्रीज में ऐसे यूज होते हैं। ये आपका डबल बॉयलर होता है, एक तरीके से वाटर बाथ या डबल बॉयलर बोल सकते हैं। इसमें आपका फूड काफी टाइम तक, लंबे समय तक गर्म रहता है। सो आपका क्या हो गया, वेन मैनी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2015 से, बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेन्नई में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर? तो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब अपने हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, जैकार्ड लूम इज यूज्ड फॉर मेकिंग, अब जैकार्ड लूम आपको पता ही है, ये भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न वीविंग का एक के लिए लूम यूज होता है। जो आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स वीविंग होती है उसके लिए हम जैकार्ड लूम को यूज करते हैं, स्पेशल टाइप का एक लूम होता है। तो जटिल पैटर्न युक्त बुनाई के लिए, कॉम्प्लेक्स पैटर्न वीव के लिए, तो थर्ड इज करेक्ट। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत रिपीटेड और इजी से भी हैं। Which of the following is not a principle of flat pattern making? ठीक है, फ्लैट पैटर्न मेकिंग का इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ डार्ट मैनिपुलेशन, ड्राफ्टिंग, एडेड फुलनेस, बॉडी कॉन्टोरिंग। तो जो आपका पैटर्न मेकिंग है उसके 3 स्टेप हो गए। फर्स्ट आप ड्राफ्ट करोगे, जो आप ब्राउन पेपर पर ड्राफ्ट बनाते हो, कोई भी अगर आपके पास ऑर्डर आया है, कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हो, कोई भी आप गारमेंट बना, पहले आप ड्राफ्टिंग करते हो ब्राउन पेपर पे, देन आप मैनिक्विन पे जो डमी होती है उस पर आप मसलिन क्लॉथ से ड्रेपिंग करते हो। अब जब आपको स्पेशली एक बनाना रहता है किसी पर्टिकुलर बॉडी साइज के अकॉर्डिंग, तो जो आपकी ड्राफ्टिंग रहती है उसमें हम कुछ कुछ चेंजेस करते हैं। तो वो क्या हो गया, फ्लैट पेपर पैटर्न मेकिंग उसको बोलते हैं। पहले आपने ब्राउन पेपर में एक स्टैंडर्ड साइज बना लिया, क्रिएट कर लिया, ड्रेपिंग कर लिया। अब जब आपके पास कोई स्पेशल ऑर्डर आया बॉडी के फिटिंग के अकॉर्डिंग, तो आप फ्लैट पेपर पैटर्न मेकिंग करते हो। अब उसमें क्या करोगे आप, बॉडी को आपको फिट करना है तो कुछ डार्ट आपको ऐड करने पड़ेंगे, कुछ फुलनेस दे उसको ऐड कर सकते हो। बॉडी कॉन्टोरिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग आप करोगे, कॉन्टोरिंग करोगे, जैसे आपको होता है ना मेकअप करते हो कॉन्टोरिंग करते हो, उसी तरीके से। तो ड्राफ्टिंग तो एक अलग से मेथड हो गया ना, वो तो फ्लैट पैटर्न मेकिंग का कोई मेथड है ही नहीं। ड्राफ्टिंग तो भी हमने पढ़ा कि अलग मेथड हो गया, इससे अलग ही है ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये आपका ड्राफ्टिंग नहीं होगा। सो आंसर 2 इज करेक्ट। क्लियर? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो वो भी आप प्लीज मेरे को कमेंट में बताइए, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 11, द डायगोनल जॉइनिंग ऑफ 2 एजेस एट कॉर्नर्स इज कॉल्ड। अब ये जो आपके कॉर्नर्स की एजिंग पे जुड़ रहा है, कोरों पर 2 किनारों के विकर्ण जोड़ को क्या कहा जाता है? ये डायगोनल जॉइनिंग जो आपकी हो रही है इसको क्या बोलते हैं? मिटरिंग, मिटर्ड कॉर्नर। ये आपका होम मैनेजमेंट में भी हो गया, अगर फर्नीचर में हम देखें तो उसमें भी ये चीजें होती हैं, और ये आपका क्लोथिंग में भी हो गया मिटर्ड कॉर्नर। तो ये जो डायगोनल जॉइनिंग हो रही है इसको मिटर्ड बोलते हैं, मिटर्ड कॉर्नर, मिटरिंग प्रोसेस हो गई। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ टाइम आ चुका है, यहाँ से डायरेक्टली एकदम सेम नहीं, बट हाँ ये क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैब्रिक टनल? फैब्रिक टनल क्या हो गया? जैसे कि आप कपड़े में नारा या इलास्टिक डालने के लिए टनल हम बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? केसिंग। तो ये केसिंग आपकी 2 तरीके की होती है, एक आपकी होगी एज केसिंग, एक हो गई अप्लाइड केसिंग। जब आपका ऊपर का जो किनारा रहता है कपड़े का, एज रहता है, उसको जब आप फोल्ड करके आपने टनल बनाया इलास्टिक या नारा डालने के लिए, तो वो एज केसिंग हो गया। और जब आपने अलग से कुछ कपड़ा लगा के उसको केसिंग बनाया, तो वो क्या हो गया? केसिंग आपने बना के उसको अलग से अप्लाई कर रहे हो तो वो अप्लाइड केसिंग हो गया। यहाँ पे हम अलग से बना के फिर अप्लाई हमने किया इसको, तो ये अप्लाइड केसिंग हो गया, और ये एज केसिंग। क्लियर? सो जो टनल बन रही है नारा डालने के लिए, तो उसको केसिंग बोलते हैं। आंसर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, आउट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कॉटन कॉन्ट्रीब्यूट्स। तो इंडिया के जो जीडीपी है उसमें कॉटन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 30% जीडीपी में कॉटन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो वो 30%।
ट्रेडिशनल पीपली वर्क ऑफ ओडिशा इज अ टाइप ऑफ, अब जो ये पीपली वर्क है ओडिशा का, ये एक एप्लिक वर्क है। एप्लिक वर्क क्या होता है? एक पैच वर्क होता है। जब हम कपड़े पे, किसी भी हमने क्लॉथ पे, किसी भी कपड़े पे हमें अलग से एक पैच लगा के, हम कोई पैच वर्क आपने देखा होगा बच्चों के कैप में होता है, टी शर्ट्स में होता है, स्वेटर में हम कई बार पैच वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से ये अलग अलग आपके रीजन के भी पैच वर्क फेमस है। लाइक आपका बिहार का खाटवा, भुज का कटाव और उड़ीसा का पीपली वर्क, ये तीनों ही आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये खाटवा कहाँ का है? खाटवा बिहार का एप्लिक वर्क क्या है? कटाव ये भुज का एप्लिक वर्क है। राजस्थान, गुजरात और सब एप्लिक वर्क फेमस है। क्लियर? तो पीपली वर्क क्या है? एक एप्लिक वर्क है, मीन्स की पैच वर्क है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मंडल क्लास चेंज इन प्रोडक्ट इज, मंडल के अनुसार उत्पाद में परिवर्तन ये क्या है? हाईएस्ट क्लास ऑफ चेंज है, इंटरमीडिएट, लोएस्ट क्लास ऑफ चेंज है। ठीक है, तो मंडल के आपने 5 क्लासेस ऑफ चेंज पढ़े होंगे। जैसे जब आप वर्क सिंप्लीफिकेशन करते हो तो आप कैसे आप अपने काम को इजी तरीके से कर सकते हो, तो उसके लिए आप, इन्होंने पहला बताया है क्लास चेंज इन बॉडी पोजीशन एंड मोशंस। हम अपने बॉडी के अलाइनमेंट को, अपनी पोजीशन को चेंज करके अपने काम को इजी बना सकते हैं ना। जैसे हमें कब खड़े होकर काम करना है, कब बैठ के काम करना है, कितने एंगल पे करना है, तो इससे हम अपने काम को कंफर्टेबली कम टाइम में कर सकते हैं हम। सेकंड उन्होंने बताया है चेंजेस इन वर्क अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट। अब हमें अपने, जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं तो जो हमारे डेली वाले हैं अपने, हमने रीचिंग एरिया में रख लिया सामान को, इस तरीके से हम करके अपने काम को इजी कर सकते हैं। प्रोडक्शन सीक्वेंस में चेंज करके, फिनिश्ड प्रोडक्ट में और रॉ मटेरियल में। तो उन्होंने 5 चेंजेस बताए हैं, इस तरीके से हम अपने काम को इजी कर सकते हैं। अब इनका क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी जस्टिफिकेशन नहीं मिला है कि कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोवेस्ट है। बट इनके अगर हम देखते हैं कि चेंज इन प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट में ही चेंज कर दे रहे हैं तो आई थिंक कि हाईएस्ट क्लास ऑफ चेंज हो भी सकता है ये। ठीक है, बहुत क्लियर क्वेश्चन ये वाला नहीं है, तो इनके आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। हाईएस्ट क्लास ऑफ चेंज, अगर हम प्रोडक्ट में ही चेंज कर दे रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया? हाईएस्ट क्लास। उससे आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी हो जाएगा, तो इसीलिए इन्होंने हाईएस्ट क्लास ऑफ चेंज का ऑप्शन दिया है। 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, माइक्रो इन्वर्टर्स आर यूज्ड व्हेन। माइक्रो इन्वर्टर्स क्या करते हैं? ये आपके सोलर पैनल में माइक्रो इन्वर्टर्स यूज होते हैं, ये आपके डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कब इसका यूज होता है? अ पार्ट ऑफ सोलर पैनल सिस्टम इज टेम्परली ब्लॉक्ड फ्रॉम सनलाइट। जब आपका सोलर सिस्टम का एक भाग स्थायी रूप से सूर्य के प्रकाश से अवरुद्ध हो जाता है, तब इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आर्टिकुलेशन इंडेक्स इज अ टेक्निक यूज टू गिव इंडिकेशंस अबाउट। अब आर्टिकुलेशन आपने वर्ड सुना होगा, स्पीच से रिलेटेड है आर्टिकुलेशन, तो ये नॉइस लेवल को आपको इंडिकेट करेगा। 3 इज करेक्ट। बाइवेलेंट इवैल्यूएशन रिएक्शंस आर, ठीक है, दो संयोजक मूल्यांकन क्या करता है? ये मिक्सचर है सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री रिएक्शंस का, ये मिक्सचर हो गया, संतोषजनक और असंतोषजनक प्रतिक्रियाओं का मिश्रण हो गया। 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, GRIHS स्टैंड्स फॉर, तो ये क्या हो गया? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रल हैबिटेट असेसमेंट। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। नेक्स्ट, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदरवाइज वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर बच्चों को उतना मन नहीं लगता है सॉल्व करने में। थोड़े क्वेश्चन करके हम डेली करेंगे सॉल्व। आपका जो भी फीडबैक हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए प्लीज़। चलिए हम ये क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। एज सजेस्टेड बाय मिलर, TOTE इज द बेसिक पैटर्न फॉर। तो ये TOTE क्या है? इसका फुल फॉर्म में टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिट। ये किसने दिया था? जॉर्ज ए मिलर ने कॉन्सेप्ट दिया था TOTE का। इसमें क्या होता है? पहले हम प्लानिंग करते हैं,
फिर हम प्लानिंग करेंगे, अपने गोल को डिसाइड करेंगे, फिर परफॉर्म करके देखेंगे कि गोल हमें अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम उसके लिए बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे, तो उसको बोलते हैं टेस्ट, ऑपरेट, टेस्ट, एग्जिट। ठीक है, तो एक आपका ये फीडबैक यूनिट है कि आपको ये फीडबैक दे रहा है कि आपने अपने गोल को अचीव किया है कि नहीं किया है, फिर आप उसके और अलग अलग ऑपरेशंस करोगे, तो एक ये फीडबैक यूनिट है। क्लियर? सो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, कुछ आप अपने सजेशंस दे सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की सीरीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड डे।